हेलो बच्चों। तो अभी तक हम क्लास पढ़ चुके थे। ये अपनी क्लास तीसरी क्लास है ना। हम 2 क्लास इसमें करा चुके हैं। तो तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो, इसके पहले की क्लास में हम बताए थे कूलाम का नियम आपके लिए बहुत जरूरी है, तो इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। जरूर से तैयार कर लेना। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या थी, परावैद्युतांक क्या था, इसको हम बता दिए थे। तो चलो आज हम समझते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, कूलाम के नियम का कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यानी कि कूलाम्स लॉ का हम वेक्टर फॉर्म देखने वाले हैं ना। देखो, जो कूलाम बल होता है ना, बल एक सदिश राशि है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा देखो ध्यान से हम कैसे बनाने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कूलाम के नियम को सदिश निरूपित कैसे करते हैं ना। देखो, हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष, मान लेते हैं माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष दो बिंदुओं आवेश, एक को मान लेते हैं क्या है, Q1 है, और एक को मान लेते हैं क्या है, Q2 है ना। ठीक है, जो मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः R1 और R2 दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। ठीक है, अगर दोनों सेम प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे के ऊपर कौन सा बल लगा रहे होंगे, रिपल्सन बल लगा रहे होंगे। यानी कि ई वाला बल इसके ऊपर लगा रहा होगा ऊपर की ओर, और वो वाला बल इसके ऊपर लगा रहा हो नीचे की ओर ना। देखो, यानी कि ये वाला इसके ऊपर बल लगा रहा होगा कहाँ, ऊपर की ओर। तो अभी हम लिख देते हैं, यानी कि ये वाला जो बल लगा रहा होगा इधर की ओर, और ये जो बल लग रहा होगा कहाँ, नीचे की ओर लगा रहा होगा ना। ठीक है, मार्कर ले लेते हैं यार, देखिए ना। ठीक है, तो बताओ यहां पर बल लग रहा है ना, यहाँ Q2 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। तो इसको हम बोलेंगे F21, यानी कि भैया 2 पर 1 के द्वारा लगाया गया बल। तो इसे हम बोलते हैं आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, और यहाँ पर बोलेंगे F12। तो ऐसे याद कर लीजिए ना कि देखो, जो पीछे वाला होता है वो आगे वाले को क्या लगाता है, बल लगाता है ना। ठीक है, तो चलो हम जो जो यहाँ बताए हैं उसको हम लिख लेते हैं, और इनके बीच में आप डिस्टेंस कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। अगर आपको कक्षा 11 में वेक्टर पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे ये वाला पोजीशन वेक्टर पहले से दूसरा वाला क्या होता है, क्या आता है, R2 माइनस R1 करके। फिलहाल जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको आपको ध्यान से लिखना है ना। ठीक है, और ऐसे ही आपको तैयार करना है। देखिए, मान लेते हैं माना दो बिंदुओं आवेश Q1 तथा Q2 जिनके स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः कितने हैं, R1 व R2 है। तो लिखिए, माना दो बिंदु माना दो बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 मूल बिंदु O के मूल बिंदु O के सापेक्ष मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 तथा मूल बिंदु R1 तथा R2 स्थिति पर स्थित है। इसके हिसाब आप दूसरे हिसाब से बना के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हम मान लिए माना दो बिंदुओं आवेश Q1 और Q2 मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 तथा R2 स्थिति पर क्या है, स्थित है ना भैया। तो अब हम भैया ये दोनों स्थित है ना, अब हम दोनों के ऊपर क्या लगाएंगे, बल। तो यानी कि ई वाला इसके ऊपर बल लगाएगा, ई वाला इसके ऊपर बल लगाएगा। तो हम बल देख लेते हैं। अतः कूलाम के नियमानुसार लिख लेते हैं, अतः कूलाम के नियमानुसार देखो हम क्या लिखने वाले हैं, बल ना। अतः कूलाम के नियमानुसार देखो, आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल लिख लेते हैं। आवेश Q1 के द्वारा Q2 आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो उसको हम बोलेंगे, अच्छा Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल ना। तो Q1 के द्वारा Q2 पर बल कितना लग रहा है, F21। देखो ध्यान से, जो पीछे रहता है वो बल लगाता है ना। इसको हम बोलेंगे क्या, Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। तो कितना होगा बोलो,
F21 बराबर कितना आएगा, सूत्र 1/4 पाई एफ साइन आर। अब दोनों आवेश क्या होंगे, Q1 इंटू Q2 अपान में दूरी, तो भैया दूरी आप क्या लिखेंगे 2 से 1 की तरफ, तो क्या लिखते हैं बोले 2 से 1 की तरफ, यहाँ जो लिखे R21 का क्या होगा होल स्क्वायर। अब थोड़ा दिशा में आपको समझना है ध्यान से, देखिए दिशा क्या लिखेंगे आप, देखो आप दिशा बताओ बल क्या Q1 से Q2 की ओर लग रहा है ना, Q1 से Q2 की ओर लग रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा भैया R12 का कैप, ये जो कैप होता है ना वो बताता है दिशा, ये पूरा नंबर क्या था परिमाण, और ये क्या है पूरी दिशा है ना, ठीक है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है तो परिमाण के साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा दिशा। देखो यहाँ R12 का कैसे हम लिखें बोलो, तो बल किधर लग रहा है, Q1 से Q2 की ओर बल लग रहा है ना, इसीलिए मैं R12 का कैप लिखा हूं। अब इसके अलावा मैं दूसरा लिखता हूं, क्या अगला वाला देखो, आवेश Q2 के द्वारा, आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, तो कितना होगा बोलो, F12 होगा, कितना होगा 12, यानी दूसरा 1 पर बल लगा रहा है, तो सूत्र क्या बनेगा बोलो 1/4 पाई एफ साइन नॉट, आवेश तो Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब R यहाँ R12 का होल स्क्वायर लिखेंगे आप, डायरेक्शन आपको क्या लिखनी है देखिए ध्यान से, आप लिखेंगे 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, तो हम यहाँ लिखेंगे R21 का कैप, ठीक है ना, इतना एकदम सही है क्या। अब थोड़ा यहाँ से आप देखना है आपको और समझना है कि देखो देखो ये डिस्टेंस दोनों में आई है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दोनों इधर भी आई इधर भी, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है बोलो समान है। और देखो यहाँ जो दिशा हम ले रहे थे ये भी इतना ही हम दिशा ले रहे थे, इनका परिमाण भी क्या है समान है, बस दिशाएं क्या है अलग अलग है ना। तो हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अतः अतः R12 का जो मॉडुलस में है वो R21 का मॉडुलस क्या होगा, सेम सेम होगा, क्या होगा बराबर होगा, तथा तथा R21 का कैप माइनस का R12 का कैप के बराबर होगा। यहाँ परिमाण हम नहीं लिए, यहाँ दिशा लिए हैं, तो देखो यानी कि अगर परिमाण लोगे तो ये भी बराबर आएगा, लेकिन देखो R21 कहने का मतलब भैया 2 से 1 की तरफ, R12 माने 1 से 2 की तरफ, तो भैया देखो दोनों परिमाण में बराबर हैं, बस दिशाएं अलग हैं। तो R21 जहाँ है उसके जगह मैं कर सकता हूँ माइनस का R12, तो देखो इसमें जो R21 लिखा है मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ क्या माइनस का, तो देखो इसमें आपको चेंज करना है, तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ, थोड़ा देखना यहाँ दिखाई दे रहा है ना, मैं यहाँ चेंज करता हूँ, बोलो यहाँ पर क्या है F12 इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन नॉट आवेश Q1 Q2 बटे में। अब बोलो यहाँ पर R12 के स्क्वायर है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्या R21, क्योंकि देखो R12 R21 के बराबर है, तो यहाँ R21 के ऊपर क्या कर दिया होल स्क्वायर। अब बोलो यहाँ पर R21 लिखा है, तो R21 को हम माइनस क्या कर सकते हैं बोलो क्या कर सकते हैं बोलो, यहाँ पर माइनस R12 कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का R और 12 का कैप, दिखाई दे रहा है कि नहीं, R12 का कैप, ठीक है। तो देखो अब इधर इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 1/4 पाई एफ साइन नॉट, ये जो माइनस था कहाँ चला गया आगे, माइनस का 1 अपान कितना आ जाएगा 4 पाई एफ साइन नॉट, यहाँ पर क्या होगा Q1 इंटू Q2, यहाँ पर क्या होगा R21 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा R12 का कैप, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, कट तो नहीं रहा है। चलो देखो ना, अब एक काम करेंगे, देखो ये पूरा अंक किसी का मान है, देखो ध्यान से देखो 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q2 R21 R12 तो मान है ना, तो यानी कि इसका मतलब आगे हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर F12 इक्वल टू कितना होगा वेक्टर F21, लेकिन आगे क्या लगे रहेगा माइनस, तो यानी कि यही कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो कूलाम के नियम का सदिश निरूपण आया है वो वेक्टर F12 बराबर कितना आया, माइनस का वेक्टर F21 आया। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगा रहा है दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर उतना ही बल लगा रहा है, बस इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ये कभी हमने सुना था ना कि ये शायद 11 में था कि अगर किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना बल लगाती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है, और क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी न्यूटन का तीसरा नियम होता है। यानी कहने का मतलब है कूलाम का जो सदिश निरूपण है और न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। बात सही ना। यहाँ से फिर से एक बार देख लीजिए मैं कैसे लिखा हूँ। कूलाम के सदिश निरूपण को सॉल्व करने के लिए मैं मान लिया हूँ कि एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु O के सापेक्ष दो आवेश बिंदुओं आवेश Q1 और Q2 हैं जिनके स्थिति सदिश क्या है R1 और R2 हैं। तब देखो ध्यान से आवेश Q1 Q2 के ऊपर बल लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर बल लगाएगा, तो दोनों बल का मान मैं यहाँ लिख लिया हूँ। दोनों बल का मान क्या कर लिया हूँ लिख लिया हूँ ना।
अगर दोनों बल का मान मैं यहाँ लिखा हूँ, यहाँ दोनों बल का मान मैंने लिखा हूँ, और मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं दोनों बल का मान लिखा हूँ, देखो ध्यान से कि इसका R12 और इसका R21 क्या है, सेम है ना, और इसका कैप वाला यानी डायरेक्शन वाला भी क्या है, सेम है, बस दिशा में क्या है, अलग है। तो मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ रखकर भैया इसको हम क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं, इसको हम क्या कर लिए हैं, सॉल्व किए हैं। थोड़ा ध्यान से एक बार लिख कर देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। तो चलो हम आगे चलते हैं ना। थोड़ा आपको लिखना है क्या, थोड़ा लिख दे। हम ऐसा बोल सकते हैं, आपको लिखना और लिख सकते हैं कि अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल, अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परस्पर समान तथा विपरीत दिशा में होते हैं, अतः कूलाम का जो सदिश निरूपण है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। लिख सकते हो ना, हाँ ऐसे लिख देना, जो मैं बोला हूं यही लिखना, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। मिटा दे इसको, मिटाने वाला क्या हुआ यार। तो देखो देखो हम लोग क्या कूलाम के सदिश निरूपण को पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। देखो कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है और समझना है क्या, ध्यान से। आप अगर आपसे हम ये पूछें, बताइए कि कूलाम बल ज्यादा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, तुम समझ के बताओ कि कूलाम बल माने आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्यादा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल। इसका जवाब दो कमेंट में, हम लास्ट में बताएंगे ही, जवाब दो, ठीक है। देखिए कूलाम से नियम संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। जो कूलाम का नियम होता है स्थिर विद्युत माने रुके हुए आवेशों माने इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के लिए पूर्णतः लागू होता है। तो कूलाम का नियम स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के लिए पूर्णतः लागू होता है, और इसको भी हम गोली आवेशों के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके ठीक है, कूलाम का नियम हम क्या बोले, कूलाम का नियम स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के लिए पूर्णतः लागू होता है, और गोली आवेशों के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। लिखते रहिए ना। देखो आपसे हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी क्लास मेरी किया करो तो लिखा जरूर करो ना, ठीक है। अब अगला क्या है, आवेशों की गतिशील अवस्था में इनके मध्य विद्युत बल, यानी कि इसका मतलब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता ही है ना। आवेशों की गतिशील अवस्था में इनके मध्य विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल लगता है, बोलो, चुंबकीय बल। आगे हम पढ़ाएंगे भी ना कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो याद रखो आवेशों की गतिशील अवस्था में विद्युत बल के साथ साथ कौन सा बल लगता है, बोलो, चुंबकीय बल भी कार्य करता है, ठीक है। जो कूलाम बल होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम को पालन करता है, क्योंकि आपको पता है कि 1/r² इसके सूत्र में ही आता है। तो कूलाम बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करता है, पालन करता है, ठीक है। और अगला बल है कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। कूलाम बल जो है न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अभी हम सॉल्व किए थे कूलाम बल का सदिश निरूपण ना, तो F12 बराबर माइनस का F21 आया था ना, तो वही है। तो कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम का क्या पालन करता है, यानी कूलाम बल क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, ठीक है। लास्ट में जैसे बात समझो कि जैसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स पर पढ़ते हैं ना, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वैसे भैया स्थिर विद्युतीय में एक कूलाम बल होता है। तो वही बात है, स्थिर विद्युतीय में कूलाम बलों की वही भूमिका है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल में, क्या गुरुत्वाकर्षण फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल की। अब बताओ कूलाम बल जो आता है वो आवेशों के संगत रहता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किस संगत रहता है, द्रव्यमान का। अच्छा देखो, यानी कि इसका मतलब जैसे उसमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F बराबर कितना होता है, G गुणे M1 इंटू M2 अपान में R² होता है ना, ठीक है। और यहाँ कूलाम बल में F बराबर K गुणे कितना होता है, Q1 इंटू Q2 अपान में कितना आता है, R²। देखो संगत राशि है, इसमें आवेश है, इसमें क्या है, द्रव्यमान है, और इसमें भैया दूरी था, दूरी। लेकिन तब भी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसको हम बोल दे रहे हैं, आप सुनिए और आप लिखते रहिए ना। ये पॉइंट आप पांचों लिख लीजिए, कुछ भिन्नताएं मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। देखिए कूलाम बल जो होता है ना, भिन्नताएं सुनिए। जो कूलाम बल जो होता है ना, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों कर सकता है। बात को समझो, अगर समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण करेगा, और अलग अलग आवेश रहेगा तो आकर्षण करेगा, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो देखो अभी तो भैया समानताएं चल रही थी ना, लेकिन कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता है, क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ क्या होता है, आकर्षण होता है, जबकि कूलाम बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है। बात समझ में आई। अब हम आपसे एक लास्ट टॉपिक पूछे थे, तो बताओ कौन ज्यादा होता है, कूलाम बल की
गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप बस सिंपल में समझ लीजिए कूलाम बल बहुत ज्यादा होता है, लगभग 10 घाते 40 या 39 गुना ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। जैसे हम किसी चीज को से रगड़ लें, अगर भैया देखो हर चीज के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लग रहा है ना, अगर इसे चिपका लें ना तो चिपक के ऊपर आ सकता है, इसका मतलब कूलाम बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है। ठीक है ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं ना। तो चलो बताओ हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। शायद हम लोग कूलाम के नियम का सही निरूपण पढ़ चुके थे और कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या आपको याद है। तो ठीक है, याद हो तो चलो आगे चलते हैं। अगली हेडिंग अपने क्या है, बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी बहुल आवेशों के मध्य जो बल लगता है ना, उसको किसके द्वारा हम डिफाइन करते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत द्वारा। तो देखो अध्यारोपण सिद्धांत कहता क्या है ना, अगर किसी निकाय में मान लेते हैं कोई सिस्टम बना है, अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, क्या है, बहुत सारे आवेश हैं, तो किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल होगा ना, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल का मान जो होगा ना, वो हम अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो यानी कि इसका कहने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी निकाय में अगर दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अध्यारोपण सिद्धांत से हम ज्ञात करते हैं ना। और अध्यारोपण सिद्धांत कहता क्या है, यानी कि इसका मतलब इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यही बात हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलो लिखा जाए, ठीक है, देखो लिख लेते हैं। तो चलो देखो, मैंने अभी जो बात बोली है तो मैंने वही लिख दिया आपको ना, कि देखो कि मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में किसी स्थिर आवेश पर परिणामी बल का मान किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक स्थिर आवेश पर निकाय के अन्य आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर निकाय के प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है ना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना है, मान लेते हैं Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 से मिलकर बना है। तो हम मान लेते हैं ना कि एक निकाय है, तो यही बात लिख लेते हैं, माना चित्र भी बनाना पड़ेगा, हम कहीं बना लेते हैं, लिखते हैं ना, डेरिवेशन में करा रहा हूँ। अच्छा बगल में चित्र बना लो कि मान लेते हैं क्या है, यही निकाय है, यहाँ पर ऐसे कुछ निकाय है, ये अपना क्या है, मूल बिंदु है। एक निकाय में बहुत सारे आवेश, एक मान लेते हैं यहाँ Q1 है, और यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, Q2 है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, Q3 है, ऐसे डॉट डॉट Qn है ना। तो इसका स्थिर सदिश मान लेते हैं कितना है, R1 है, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R3 है। ऐसे मान लेते हैं कोई क्या है, Qn है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, Rn है। ठीक है ना। अब सोचो कि जो Q1 है उसके ऊपर Q2 बल लगाएगा, तो कुछ डायरेक्शन में ऐसा बल लगाएगा, उसको हम बोलेंगे F12, यानी 2 वाला 1 पर बल लगा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला इसके ऊपर बल लगाएगा इधर की ओर, इसको F13 बोलेंगे हम, दिखाई तो दे रहा है ना। इसी प्रकार यानी कि 1 और 2 और n वाला भी बल लगाएगा इधर कुछ की ओर, ऐसे करके F1n। तो समझ रहे हो ना, इसको थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। तो वही बात हम लिख लेते हैं कि माना एक निकाय में आवेश Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 आवेश उपस्थित है। तो लिख लेते हैं ना वही चित्र बना लेना आप लोग। माना एक निकाय में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश क्या है, उपस्थित हैं, जिनके, अच्छा मतलब इनकी पोजीशन वेक्टर भी है ना, तो जिनके स्थिति सदिश लिख लेते हैं, जिनके स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 Rn है। बोलो यहाँ तक सही है। अब हम एक काम कर लेते हैं, मैंने मान लिया, मान लेते हैं निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, और जिनके स्थिति सदिश मूल बिंदु O के सापेक्ष R1 R2 R3 है ना। सर्वप्रथम हमें देखना है कि भैया आवेश Q1 पर
Q2 द्वारा लगाया गया बल। तो चलो पहला निकाल लेते हैं, आवेश Q1 पर। इसको आप पूरा लिख लिया है ना, पूरा लिख लिए हो ना, हम आगे चलें, ठीक है। तो देखो डेरिवेशन में सबसे पहले हम आगे लिखते हैं, आवेश आवेश Q1 पर आवेश Q2 द्वारा लगाया गया क्या बल। तो आवेश किस पर, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल। अगर Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल निकालना है आपको, तो आप लिखेंगे F12। F12 क्यों लिखेंगे, जो पीछे वाला रहता है वह बल लगाता है। F12 बराबर कितना आ जाएगा बोलो, तो लिखेंगे 1/4 पाई F sin 8, दोनों आवेश का गुणनफल बटे दूरी का स्क्वायर। तो दूरी को हम बोलते हैं R12, यानी कि 1 से 2 की तरफ ना, ठीक है। तो R12 का स्क्वायर, और दिशा भी क्या होगी, R12 ना, 2 से 1 की तरफ। ऐसे लिख दीजिए, चाहे मन कहे आप चेंज करके लिखिए, वही मतलब है ना, R1 का कैप हो गया। अब सिमिलरली हमें लिखना है अगला, तो आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल ना। अब हम अगला लिखने वाले हैं, इसी प्रकार आवेश Q3 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं ना, डायरेक्ट क्या लिखता हूं, इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, F13, क्योंकि बल एक सदिश राशि, इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो, 1/4 पाई F sin 8, आवेश क्या होगा Q1 और Q3, R13 का क्या होगा होल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी 13 का कैप। चाहे 31 का कैप बोलिए, चाहे 13 का कैप बोलिए, वही मतलब है, उस उल्टा डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब अगला क्या हो जाएगा, F14 कितना आ जाएगा बोलो, तो 1/4 पाई F sin 8 और Q1 इंटू Q2, और Q1 इंटू Q4 अपान में R14 का स्क्वायर और R14 का कैप, ठीक है ना। तो बात समझ में आई ना। अगर अब देखो आवेश Q1 पर अगर आपको नेट बल निकालना है, तो इन सभी बलों को क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा। तो आगे आगे हम लिख लेते हैं, अतः Q1 आवेश पर निकाय के समस्त आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल। लिख लेते हैं ना, अतः अतः आवेश Q1 पर परिणामी परिणामी क्या बल। जगह तो है नहीं, तो लिखेंगे F1, यानी कि ये क्या है, F1 का नेट फोर्स है, बराबर कितना आएगा, F12 प्लस कितना, F13 प्लस कितना, F14 प्लस में क्या आएगा, डॉट डॉट, ऐसे ही होता जाएगा। अब हमें क्या करनी है, सबकी वैल्यू रख देनी है। तो थोड़ी जगह मेरे पास क्या है, कम है, तो हम क्या करते हैं, इसे में रख लेते हैं ना, ठीक है। नहीं तो हम इसको मिटाएंगे ना, आप लोग लिख लीजिएगा। तो F1 यानी कि नेट मान कितना आएगा बोलो, ये 1 क्या है 4 पाई F sin 8, और यहाँ Q1 इंटू Q2 अपान में R12 का स्क्वायर था, R12 का कैप था, प्लस में क्या होगा 1/4 पाई F sin 8, Q1 इंटू Q3 R13 का स्क्वायर था, R13 का क्या है, कैप है, प्लस में डॉट डॉट डॉट। बोलो अगले वाले में क्या लिखोगे, R14, तो क्या सब लिख डालोगे ना, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं ना, यहाँ तक आप नोट करिए, और जहां डाउट हो पूछिए। चले, देखो इसको मिटा दिए है ना। अब देखिए उसके आगे हमें क्या लिखना था, अब देखो पूरा, यानी कि इसका मतलब F1 यानी कि नेट बल कितना आ गया था, 1/4 पाई F sin 8 Q1 इंटू Q2 अपार R12 के ऊपर क्या लग गया था, स्क्वायर, R12 के ऊपर कैप, प्लस 1/4 पाई F sin 8 Q1 इंटू Q3 R13 के ऊपर स्क्वायर, R13 का क्या लिखे थे, कैप, प्लस 1 क्या लिखे हैं बोलो, 4 पाई F sin 8, और Q1 इंटू Q4 अपान में R14 के ऊपर स्क्वायर, और R14 का कैप, प्लस डॉट डॉट सॉन, ऐसे था ना, ठीक है। बोलो यही इसका कि Q1 आवेश पर परिणामी बल का मान आएगा, बोलो ठीक है। अगर आप इसमें चाहें आप समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं तो चाहे आप ऐसा छोड़ सकते हैं, चलेगा। अगर यन तक आपको ले जाना पड़ेगा, तो R1N हो जाएगा, 1N, देखो ना, R1N हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया, अध्यारोपण सिद्धांत से आंसर हो गया। समेशन फॉर्म में लिख के बता दे, चलो कोई जरूरत नहीं है ना, आप इतना तैयार रखना जरूर से। हम चलो आगे चलते हैं, हाँ? चलो देखो अपनी अगली हेडिंग क्या है, आवेश वितरण। देखो आवेश वितरण दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सतत, एक तो असतत ना। तो अपने सिलेबस में सिर्फ सतत आवेश वितरण है, तो उसको हमें क्या करना है, समझना है ना। तो यानी कहने का मतलब आवेश, अगर देखो हम किसी चीज पर अगर आवेश प्रवाहित कराएं, उस पर एक समान मात्रा में बढ़ जाए, उसे क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण। अगर डिफिनेशन तौर पर ऐसा हम ऐसा बोलें कि ऐसा निकाय जिसमें आवेश पास पास रखे हों, उसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। तो यही परिभाषा क्या लिख ली जाए, ठीक है, लिखें। तो ऐसा निकाय क्या बोले हैं,
ऐसा निकाय, लिखिए ऐसा निकाय जिनमें जिनमें आवेश पास पास रखे हों, जिनमें आवेश पास पास रखे हों सतत आवेश वितरण कहलाता कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा निकाय जिनमें आवेश पास पास रखे हों क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहता है ना, वितरण कहलाता है। अब ध्यान से देखो, इसको तो आप डिफिनेशन लिख लिए है ना। अब देखो जो सतत आवेश वितरण होता है ना, ये कितने टाइप्स का होता है? तो सतत आवेश वितरण कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। ध्यान से देखो, सतत आवेश वितरण कितने टाइप का होता है? 3 टाइप से। पहला होता है रेखीय आवेश क्या वितरण, पहला क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण। और दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है क्या? तीसरा होता है अपना आयतन आवेश वितरण। क्या होता है? आयतन आवेश वितरण। यानी कि आवेश वितरण क्या होता है? 3 प्रकार का, एक रेखीय आवेश वितरण, एक तो पृष्ठीय आवेश वितरण, एक तो होता है आयतन आवेश वितरण। देखो रेखीय आवेश वितरण हम उसे कहते हैं जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण कहते हैं ना। और देखो रेखीय आवेश वितरण को हम भैया लेमडा से दिखाते हैं, लेमडा सिंबल से। और लेमडा क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व होता है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो बताओ कि सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अगर आवेश रेखा पर वितरित रहेगा तो रेखीय आवेश वितरण, अगर आवेश पृष्ठ पर वितरित रहेगा तो पृष्ठीय आवेश वितरण, अगर आवेश आयतन में वितरित रहेगा तो आयतन आवेश घनत्व ना। अब सिंपल समझिए, सबका परिभाषा शॉर्टकट लिखते हैं, बहुत लंबा हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, ऐसे सिंपल में समझ लीजिए। सिंपल में ना देखो, यानी कि इसका कहने का मतलब जब आवेश एक समान रूप से किसी रेखा पर वितरित होता है उसे क्या कहते हैं? हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण का सिंबल क्या होगा? अपना लेमडा होगा। क्या होगा? लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो लेमडा क्या बोलते हैं? लेमडा को हम बोलते हैं, लेमडा को बोलते हैं रेखीय, क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, यानी कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, शॉर्टकट में याद रखिएगा। ठीक है ना। और देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसको हम दिखाते हैं किससे? सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होता है? क्यू अपॉन ए। क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और सिग्मा को हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो परिभाषा क्या होगी सिंपल में कि भैया जब आवेश किसी क्षेत्रफल पर एक समान रूप से बटा हुआ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम? पृष्ठीय आवेश वितरण। और पृष्ठीय आवेश वितरण में क्या होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिमिलरली ऐसे होगा आयतन आवेश वितरण, तो इसमें क्या होगा? रो इक्वल टू कितना होगा? क्यू अपॉन वी। और रो को बोलते हैं हम क्या? आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व। देखो इसका मतलब जब आवेश जब आवेश एक समान रूप से किसी आयतन में वितरित रहेगा उसे हम आयतन आवेश वितरण कहेंगे। और भैया यानी कि इसका मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो इतना फार्मूला आप याद रखेंगे। बोलो ठीक है ना। तो हम चलो आगे चलते हैं। हाँ ठीक है।